नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण पर सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। भारत समेत दुनिया भर में निंदा, अमेरिका के आक्रामक तेवर। पठानकोट आतंकी हमले में एसपी सलविंदर सिंह से एनआईए की पूछताछ। 5वें दिन भी खत्म नहीं हो सका सर्च ऑपरेशन, कांग्रेस ने बताया सरकार की नाकामी। एचएमटी की 3 यूनिट्स बंद करने पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। 427 करोड़ रुपए के वीआरएस पैकेज का ऐलान। नमामि गंगे प्रोजेक्ट और मुद्रा बैंक नियमों में बदलाव को भी हरी झंडी। अमित जोगी 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर। अजीत जोगी को भी पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस्तीफे की मांग। नर्सरी दाखिले को लेकर स्कूलों पर नकेल। मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का दिल्ली सरकार का ऐलान। जारी किए 62 निर्देश। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण करने का दावा किया है और उसके बाद पूर्वी एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस मसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात बैठक बुलाई गई है। भारत, अमेरिका और जापान समेत तमाम देशों ने उत्तर कोरिया के ताज़ा परमाणु परीक्षण को भड़काऊ बताते हुए इसकी निंदा की है, जबकि दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो इसका कड़ा जवाब देगा। बुधवार सुबह अमेरिकी भूगर्भ विज्ञानियों ने उत्तर कोरिया में 5.1 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी। इसके थोड़ी ही देर बाद उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने ऐलान किया कि सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद तो मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। दक्षिण कोरिया में मंत्रियों ने एक आपात बैठक कर उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। 국제사회와 긴밀한 협력하에 북한이 이번 핵실험에 대해 반드시 상응하는 대가를 치르도록 해야 합니다. जापान ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण को शांति के लिए खतरा और परमाणु अप्रसार के लिए गंभीर चुनौती बताया है। 重大な脅威であり、断じて容認できません。強く非難します。 इधर अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया के कदम को भड़काऊ बताया और कहा कि वो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ है। We stand with Japan and our partners and allies in solidarity in the face of North Korean provocations, and we will work closely together with you in the coming days. चीन, फ्रांस समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया के परीक्षण की निंदा की है, जबकि हालात पर चर्चा के लिए बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई है। उत्तर कोरिया इससे पहले 3 भूमिगत परीक्षण कर चुका है। हालांकि उत्तर कोरिया पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन उसने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने से बार-बार इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भविष्य में उत्तरी कोरिया को ऐसी हरकतों से बचने की सलाह देते हुए भारत ने कहा है कि उत्तर कोरिया की वजह से पाकिस्तान भी परमाणु हथियार आए हैं, जिसके चलते क्षेत्र में शांति में खलल पड़ा है। It is a matter of deep concern that DPRK has again acted in violation of its international commitments in this regard. We call upon DPRK to refrain from such actions which adversely impact on peace and stability in the region. Our concerns about proliferation links between Northeast Asia and our neighborhood are well known. और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ IDSS से डॉक्टर राजीव नयन साहब हैं, जो कि सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स हैं। डॉक्टर राजीव, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा हाइड्रोजन बम को लेकर जिस तरीके का उत्तर कोरिया का दावा है और दक्षिण कोरिया को छोड़कर बाकी तमाम देश उस दावे पर यकीन कर रहे हैं, आपकी शुरुआती राय क्या है? निश्चित ही अगर उत्तर कोरिया ने यह दावा किया है तो दावा इतना खोखला नहीं करेगा, और इसे मॉनिटर किया गया है। और मॉनिटरिंग के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हाइड्रोजन बम नहीं होकर बूस्टेड न्यूक्लियर जो डिवाइस है उसका वो होगा। देखिए, ये दावों की बात है। अभी अमेरिका ने कहा है कि सही मामले पर और सही निष्कर्ष पर कुछ दिनों पश्चात आए, क्योंकि अभी जो मिली है खबर वो जिसे कहते हैं मैन मेड सिस्मिक इवेंट, ये फ्रेज बहुत कसकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो हाइड्रोजन बम है या नहीं, इसके लिए माना जाता है कि जापान ने
उस विमान को उड़ाया है और विमान वहाँ से रेडियोलॉजिकल जो वहाँ का जो सिग्नेचर्स हैं उन्हें कलेक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे वो कलेक्ट करके और उसके बाद बैठ के परीक्षण करके वो एक सही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। लेकिन उत्तर कोरिया भी जानता है कि अगर खोखला यह दावा करेगा और उसकी पोल खुल जाएगी तो उसका जो डिटरेंस इम्पैक्ट जिसको कराना चाहता है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इसलिए वो खोखला दावा नहीं करना चाहेगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या जो एक सवाल उठाया जा रहा है, इसमें से रैंड के कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि वह न्यूक्लियर वेपन्स तो ठीक से टेस्ट कर ही नहीं सकता है। ऑल्दो अमेरिका में जो नॉन प्रोलिफरेशन लॉबी है उसमें से कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये 10 से 15 बम बना सकता है ये, क्योंकि उनके ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एशिया में ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इसके पास कितना स्टॉक पाइल्स है। ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इतना आसान नहीं होता है हाइड्रोजन बम बनाना। पाकिस्तान नहीं बना पाया और AQ खान ने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा था 1998-99 के आसपास कि हमने नहीं बनाया, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्षमता नहीं है। भारत के पास क्षमता है, भारत के पास वैज्ञानिक है और वो काफ़ी अच्छे स्तर के वैज्ञानिक। क्या उत्तर कोरिया पर जिस तरीके के प्रतिबंध रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि जो उनके पास एक मैं कहूँ कि बैकबोन है, जो उनके पास सिस्टम है, जो उनका टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए मुमकिन था? बस मैं इसी पर आना चाह रहा था उस समय। हो सकता है उनके पास नहीं हो, उनके पास यह भी सत्य हो सकता है कि उनके पास खुद की क्षमता न्यूक्लियर बम, परमाणु बम बनाने की भी नहीं हो। ये सारा जो प्रोलिफरेशन नेटवर्क जो चला है और AQ खान ने जो नीदरलैंड से डच जो इसको कहते हैं P1 और जिसको इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी जिसे कहा था, उसको उन्होंने ट्रांजेक्ट किया। बदले में पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मिला। उसमें चीन, देखिए इसमें बहुत कम देशों के पास है, केवल 4 देशों के पास थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस की कैपेबिलिटी है। और नॉर्थ कोरिया, उस समय भी लोग दावा कर रहे थे कि इनके पास क्षमता नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने के, हाइड्रोजन वेपन। तो अभी ये पूरे एक प्रॉक्सी टेस्ट में इसको मानता हूँ। प्रॉक्सी टेस्ट मानते हैं। ये प्रॉक्सी टेस्ट है चाइना और पाकिस्तान का। वो खुद नहीं करना चाहते, वो खुद नहीं करना चाहते। भले ही अभी आज भर्त्सना कर रहे हैं और ब्रिटेन के मंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों एक रणनीति बना रहे हैं किस तरह नॉर्थ कोरिया को काबू में लाया जाए। ये सब एक छलावा है, दिखावा है। ये पाश्चात्य जगत अगर नहीं ठीक से चीन को समझा, या तो वो डर रहे हैं, उनके पास पॉलिटिकल विल पावर की कमी है कि सीधे चीन से नहीं कन्फ्रंट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें हो रही है। अब वो आज के दिन में हमारे पास प्रोलिफरेशन नेटवर्क के बारे में सूचना आनी बंद हो गई। पहले कौन सूचना देता था? ये अमेरिकी जासूसी तंत्र जो था, अमेरिकी अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स, हमें उन्हीं के माध्यम से ज़्यादातर समाचार मिलते थे। कुछ हमारे अपने हो सकता है, अपना कुछ सोर्सेज हो, लेकिन आपको 90% सारे इंफॉर्मेशन उन्हीं के लीक से आता थे। तो वो लीक बंद कर दिया गया है क्योंकि ये इनके पास सीधे चीन से लड़ने की क्षमता नहीं है और चीन भी समझता है कि हमें एक स्टेक होल्डर बने रहने में फायदा है। तो एक है बदमाश राष्ट्र, एक पॉन जिसे है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या यही वजह है कि तुरंत UN की बैठक होती है, अमेरिका एक अलग तरह का रिएक्ट कर रहा है और जो हलचल हुई है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि शार्प है और बहुत मैं कहूँ कि विदाउट टाइम टेकिंग जो है, तुरंत मैं कहूँ कि एक तरीके से जो है रिएक्शन शुरू हुए हैं, बैठकों का दौर हो रहा है, रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें तब भी हुई थी जब उसने परमाणु परीक्षण 2006 में किए थे, उसने 2009 में किए, 2013 में किए, यही एक्सरसाइज चला था। और आज के दिन में अमेरिका ने आउटसोर्स कर दिया है चीन को कि वो इस एशिया, जिसको पूर्वी एशिया के में जो सुरक्षा की समस्या है उसे मैनेज करे। इससे अमेरिका के खुद के जो मित्र देश है, साउथ कोरिया और जापान, काफ़ी चिंतित है। वो जानते हैं कि चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन दिखाता है, वह एक समय रूस के साथ मिलकर कहा कि ठीक है, पाइपलाइन मैं ले चलो यहाँ तक, तेल का पाइपलाइन, मैं नॉर्थ कोरिया को संभाल लूँगा। जिस राष्ट्र के बीच अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि वह नॉर्थ कोरिया को जब चाहेगा तब संभाल लेगा, अगर तेल कोई दूसरा राष्ट्र खरीद ले, तो क्या आम उसकी हिम्मत है नॉर्थ कोरिया की कि चीन को डिफाई करके वो ऐसी गतिविधियां करेगा? नहीं करेगा। हाँ, मकसद क्या हो सकता है? उत्तरी कोरिया अगर इस तरह का
मैं कहूँ कि एक बड़ा उसने वो किया और उसके बाद वो दावा कर रहा है, तो फिर मकसद क्या है? सीधे सीधे उसने बताना, वो अब चीन बताना चाहता है कि इस इलाके का मैं बॉस हूँ, मुझे दो, मुझे फतवा दो, मैं इस नॉर्थ कोरिया से मैं हैंडल करूँगा, बाकी लोगों से जापान और साउथ कोरिया कम जापान, खासकर जो साउथ चाइना सी में जो गतिविधियां हो रही है, थोड़ा सा असर्टिवनेस लोग दिखा रहे थे, तो लगा कि चीन के वर्चस्व पर चुनौती इस क्षेत्र में आ रही है, तो वह अपने वर्चस्व को पुनर्स्थापित करना चाहता है और वह अपना एक पौन जिसे है उसके माध्यम से वह लोगों को बता रहा है, ठीक है इसने फिर बदमाशी शुरू की, क्या चाहते हो, मैं इसे ठीक करूं या तुम मुझे तंग करोगे, और एक तरह से एक निगोशिएशंस बार्गेन कर दोबारा से वो पावर ले रहा है। पावर। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए, भारत का रिएक्शन और भारत के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर यह, जिसे हम कई बार बोलते हैं एक्सटेंडेड डिटरेंस जिसे हम बोलते हैं, परमाणु छतरी जिसे इसका बड़ा आम भाषा में हम बोला जा सकता है, वो एक डिक्लेयर्ड है, एक आम है, वह अमेरिकी परमाणु छतरी जो कि जापान और साउथ कोरिया के ऊपर है, एक अघोषित परमाणु छतरी है जो कि चीन की परमाणु छतरी और जिससे लाभान्वित पाकिस्तान हो रहा है और बाकी देशों नॉर्थ कोरिया हो रहा है। एक तरह से अघोषित जो परमाणु छतरी है, हर एक दूसरे के सुरक्षा के ये देश आपस में एक दूसरे के सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन टेस्ट हुआ है, अगर इसमें पाकिस्तान भी परोक्ष रूप से शामिल है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है और भारत को पुरजोर तरीके से इस पर अपनी एक वकालत करनी चाहिए, विश्व को कहे कि बस बोलकर। लेकिन दुखद इतनी बात है कि पूर्व एशिया में जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका चिंतित नहीं लगता तो एक तरीके से अनदेखा भी करता है, अभी करके भारत के कड़ा रुख अपनाना चाहिए, सिर्फ बातचीत ना हो। इसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी ये ऑफर करे साउथ कोरिया को, जापान को, कि हम एक एक्टिव रोल डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला का हम एक रोल लेंगे। भारत को एक रोल जमकर लेना चाहिए। वक्त की कमी है, लेकिन डॉक्टर राजीव नयन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले की जांच शुरू हो गई है। एनआईए प्रमुख ने आज एयरबेस का दौरा किया। एनआईए ने आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ की। उधर विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुख्ता तौर पर कहा है कि पठानकोट से लेकर अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ और जलालाबाद में हमले के तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमले के पीछे शामिल लोग शांति वार्ता को पटरी से उतारना चाहते हैं। एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने बुधवार को पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। यहां 6 आतंकियों के मारे जाने के बाद 5वें दिन भी बुधवार को सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एनआईए ने आतंकी हमले के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है और कहा है कि पाकिस्तान से वो वॉइस सैंपल मांगे जाएंगे जिससे एक आतंकी ने बातचीत की थी। एनआईए ने 31 दिसंबर की रात बंधक बनाए गए पंजाब पुलिस के एसपी और उसके साथियों से भी पूछताछ की। एनआईए उस दरगाह पर भी पहुंची जिसका जिक्र एसपी ने पूछताछ में किया था। ना सर आ रहे थे, पूछताछ कर रहे, कितने बजे आए थे, वो कितने बजे गए थे और क्या करने के लिए आए थे। हमने बोला कि नया साल सुबह चढ़ने वाला था। बोला तो मेरे मौसा जी है, उनसे साथ बात हुई, वो कहने लगे कि सुबह नया साल चढ़ने वाला है। तो साहब बोले कि हम सईदा सलाम कर लेते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह है और हम भी अजमेर जाते हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पठानकोट में मारे गए आतंकियों के पास से जो सबूत मिले हैं वो सभी पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ और जलालाबाद में बीते 3 दिनों के दौरान हुए हमलों के तार भी पाकिस्तान से जुड़ने के पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मंगलवार को फोन पर हुई बात में इस बारे में अपनी चिंता जता चुके हैं। ये टेरर अटैक मिलिट्री ISI कॉम्प्लेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो एक तो कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक था, पठानकोट एयरबेस पर टेरर अटैक हुआ, उसी समय हमारे कॉन्सुलेट मजार शरीफ पर टेरर अटैक हुआ। ये कोऑर्डिनेशन तभी संभव है जबकि आर्मी इन्वॉल्व है डायरेक्शन देने में। दो अलग अलग कंट्री में टेरर अटैक हो रहा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अली ने कहा कि कुछ तत्व भारत और पाकिस्तान की शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब्बास ने हालांकि कहा कि ऐसे तत्व अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नवाज शरीफ ने जहां आतंकी हमले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया था, तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पठानकोट हमले पर अब तक पाकिस्तान की भूमिका पर कोई सवाल नहीं खड़े किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब पहले से खुफिया सूचना थी तो फिर हमला क्यों हुआ। प्रधानमंत्री थे शरीफ जी, और वो जाने के कांग्रेस ने पठानकोट आतंकी हमले को केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री के अचानक लाहौर पहुंचने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को आतंक से लड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए। 99 से लेके दो लाल किला पर जो हल्ला भी हो गया था, तो ये 4 हल्ले जो महत्वपूर्ण थे वो एनडीए के टाइम हो गए थे। वहां तो कभी किसी हम लोगों ने हिंदू टेरर की बात नहीं की थी। हमारी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि टेरर किसी जाति का धर्म का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आती है तो ये टेररिज्म इस देश में बढ़ते रहा है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह सामने आए। इंडिया चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहां पर जो हार्ड लाइन जिहादी ग्रुप्स हैं वो इंडिया का टारगेट है, जैसे कि अमेरिका टारगेट एटसेट्रा। इंडिया को टारगेट करने के लिए कुछ हार्डलाइन ग्रुप्स पैदा किए गए हैं, नर्चर किए गए हैं बाय मिलिट्री एंड ISI। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी पठानकोट आतंकी हमले के लिए सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज आर्थिक नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई फैसले लिए। इनमें सबसे अहम रहा स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी को मंजूरी। इस नीति के जरिए SC/ST और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। साथ ही कैबिनेट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की 3 यूनिट बंद करने और VRS पैकेज को भी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने आखिरकार घाटे में चल रही HMT लिमिटेड, HMT चिनार वॉच लिमिटेड और HMT बेरिंग लिमिटेड को बंद करने का फैसला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार अब इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को बेचेगी। बंद कंपनियों के कर्मियों को 427.48 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे करीब 1000 कर्मचारियों को VRS की एक मुश्त राशि मिलेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और बहरीन के बीच हुए समझौते को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 99 किलोमीटर लंबे NH 74 को 4 लेन का किया जाएगा। कैबिनेट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट और मुद्रा बैंक नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिंगापुर के बीच हुए करार को भी मंजूरी दी। क्रेडिट गारंटी फंड is being established for the mudra loans. Second is again a credit guarantee fund which has been set up to support the Stand Up India campaign. स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की सरकार की योजना है। इसके लिए सभी बैंकों को कम से कम 2 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का लक्ष्य दिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। देश के कई राज्यों में सूखे की हालत की समीक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए 2550 करोड़ के सूखा पैकेज का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश को 433.77 करोड़, उड़ीसा के लिए 815 करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए 1304.52 करोड़ का ऐलान किया गया। देश में इस बार मानसून की बारिश में कमी और सूखे के चलते फसल की बुआई भी प्रभावित है। किसानों को राहत देने के मकसद से सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पहले ही
सूखा पैकेज देने का ऐलान कर चुकी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूखे से निपटने के लिए 5,122 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। बजट पूर्व चर्चा के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने सरकार से जीएसटी में जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने की मांग की, साथ ही आयकर के नियमों को भी सरल बनाए जाने की मांग की। वो चाहते हैं कि देश में व्यापार करने को आसान बनाया जाए और विकास की रफ्तार हासिल करने के लिए सरकार निर्णायक कदम उठाए। प्रतिनिधियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि सरकार को आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बड़ा पूंजी निवेश करना चाहिए। Ease of doing business, we talked about, on the taxation part, that would help. Make in India also would be helped by ease of doing business, because Make in India is all about investments by Indian companies and by foreign companies in India to be made for India and to be made for the external world. Revive investment. I mean, the government is obviously concerned that how to see that private investment comes in on the back of public investment. We are of the view that the excess capacity is built in by the private sector. Perhaps has come to a stage when they would now be coming to a full utilization very soon. छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में अमित जोगी को पार्टी से बाहर करने का फैसला हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने की। कमेटी में कहा गया है कि अमित जोगी के इस बर्ताव से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। वहीं पार्टी के इस फैसले से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ उपचुनाव फिक्सिंग मामले में बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अजीत जोगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अजीत जोगी जी को पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए करने की अनुशंसा एआईसीसी को, रमन सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और उनके जरा भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा देने की बात का प्रस्ताव, प्रमुख रूप से ये 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। अमित जोगी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वो डट कर मुकाबला करेंगे। ये निर्णय अंतिम नहीं है। हमारे पार्टी का संविधान मुझे अनुच्छेद 19 नियम 8 के अंतर्गत अपील का अधिकार देता है। मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी के समक्ष न्याय जरूर मिलेगा। उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। रमन सिंह इसे कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए किसी भी तरह की जांच से इनकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सम-विषम फार्मूले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि 15 दिन तक इस योजना को लागू करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने इस योजना को लेकर कई याचिकाओं पर आज सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सम-विषम योजना से अब तक हुए फायदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि क्यों नहीं इस योजना को शुक्रवार तक खत्म कर दिया जाए। स्कीम में वुमेन ड्राइवर्स को और 2 व्हीलर्स को एग्जेम्पशन दी गई हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, पोल्यूशन लेवल कम किए जाएं, उसको अचीव नहीं करने में सहयोग नहीं दे रही हैं, बल्कि डिफीट कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सेंट्रल एक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इसको लागू करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। गवर्नमेंट को ये शो करना है कि वेदर पोल्यूशन लेवल वाकई ही डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 8 तारीख के बाद कोर्ट इंटरिम रिलीफ के ऊपर विचार करेगी कि अगर स्टैटिक्स ऐसे शो करते हैं कि सब्सटेंशियल पोल्यूशन लेवल का फर्क पड़ा है तो बात अलग है। अगर नहीं पड़ा तो कोर्ट फिर उस पर विचार कर सकती है कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है कि कार पूल करने या पैदल आने का मतलब ये नहीं कि कार इस्तेमाल नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए पूरी कार्य योजना बनाई है और एक प्रभावी एनालिसिस के लिए सारे तथ्यों पर, क्योंकि वेदर का भी मूड अलग अलग चेंज हो रहा है, तो एक सही एनालिसिस के लिए 15 दिन की एक हमें सैंपल चाहिए। कई बार कहा है कि दिल्ली के बॉर्डर के एरिया में पोल्यूशन उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे खतरनाक होता है PM 2.5, वो पोल्यूशन निश्चित रूप से जो पूरा आंतरिक दिल्ली का हिस्सा है उसमें कम हो रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम-विषम फॉर्मूला तैयार किया गया है। ये नियम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है।
ऑड इवन स्कीम से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की भीड़ में तो कमी आई है, लेकिन क्या इससे प्रदूषण के स्तर में भी किसी तरह का कमी देखी गई है? दिल्ली सरकार को शीघ्र ही इसका जवाब देना है, जिसके बाद ऑड इवन स्कीम का भविष्य दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा। दिल्ली से कैमरामैन संतोष यादव के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए दिल्ली सरकार ने मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि मैनेजमेंट कोटा के बहाने घोटाले हो रहे थे। नए निर्देशों के मुताबिक 75% सीटें आम बच्चों के लिए और 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। सरकार ने 62 ऐसे पैमाने तैयार किए जिसका पालन न करने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले का प्राइवेट स्कूल विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके मामलों में दखल दे रही है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और प्रो पीपल करने के लिए ये आज बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और ये जो माफिया जिसका कब्जा बुरी तरह से शिक्षा के ऊपर हो गया है, शिक्षा को इन्होंने दुकानें बना ली है, इसको सरकार खत्म करेगी। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार टूटा। 174 अंक गिरकर सेंसेक्स 3 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 44 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। जानकार इसकी वजह एशियाई और अमेरिकी बाजारों के मिले जुले संकेतों को बताते हैं। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहने की वजह से भी बाजार पर दबाव बढ़ा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के युवाओं को आगे बढ़कर नेशनल कैडेट कोर जैसी संस्था में शामिल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2016 के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी के प्रयासों की सराहना की। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2016 में 17 एनसीसी निदेशालयों से आए 2700 से ज्यादा कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। I would like to encourage more young people to join the NCC, get the benefit of an educational experience that facilitates character building and helps mold young people into robust, resilient and responsible adults. तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के परिवार को केरल सरकार मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देगी। सरकार ने शहीद की पत्नी को नौकरी और बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा भी की है। महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त को जेल से जल्दी रिहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यरवदा जेल प्रशासन ने अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें वक्त से पहले रिहा करने का प्रस्ताव दिया था। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा काट रहे हैं। कोलकाता के एक मदरसे के शिक्षक पर हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। हेडमास्टर काजी मासूम अख्तर बच्चों को 26 जनवरी के मौके पर गाने के लिए राष्ट्रीय गान की तैयारी करवा रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में एक साथ 18 फ्लैट्स में चोरी की घटना हुई है। चोर फ्लैटों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और लाखों की लूट को अंजाम दिया। पुलिस टीम इस मामले में जांच कर रही है। बुधवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जम्मू कश्मीर के स्कूली छात्रों से मुलाकात की। ये स्कूली छात्र राजधानी की संस्कृति को समझने और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के मकसद से आए हैं। एनजीटी ने जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन को निर्देश दिया है कि वो भारत में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं बेचेगी जिसमें उत्सर्जन जांच को चकमा देने वाले उपकरण लगे हों। फॉक्सवैगन को इस मामले में 11 जनवरी तक हलफनामा दायर करने को भी कहा गया है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने स्कूल क्रिकेट में एक ही पारी में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले प्रणव धनावड़े को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। एमसीए प्रणव को 5 सालों तक हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने चरमपंथी संगठन जमाते इस्लामी के शीर्ष नेता मतीउर रहमान निजामी की मौत की सजा को बरकरार रखा है। निजामी को 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों के जनसंहार की साजिश रचने के मामले में दोषी करार दिया गया था। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के दफ्तर के बाहर संदिग्ध वस्तु मिलने की वजह से इसे सील कर दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध डिब्बों समेत पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। बीते दिनों हुए आतंकी हमले के बाद से यूरोप हाई अलर्ट पर है। बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका गन लॉबी का बंधक नहीं बनेगा। इसके लिए बंदूक रखने वालों के मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक पृष्ठभूमि को इससे जोड़ने वाले नियम बनाए जाएंगे। इस मुद्दे पर बात करते हुए राष्ट्रपति ओबामा भावुक हो गए।